हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं फिज़िकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर हूँ। आप लोगों को पढ़ाएंगे फिज़िकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं यहाँ ब्रीफली लिख भी देता हूँ आपके सामने। शॉर्ट में बच्चे एएल के सर बोलते हैं। फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, चूंकि ये पहला वीडियो लेक्चर है 11th क्लास के लिए, जो बच्चे अब 10th से 11 में मूव कर रहे हैं, तो बात हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री की या इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री की। उसमें हम मोल कैलकुलेशन सीखेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ थोड़ा जनरल 2, 4, 5, 10 मिनट आपसे जनरल बात कर लेता हूँ। क्योंकि जब बच्चे 10th से 11th में जाते हैं तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि किस तरीके से हमें नोटबुक बनानी है, कैसे पढ़ना है, जो प्रैक्टिस मटेरियल है, जो क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करने हैं, होमवर्क मिलेगा वो कैसे मिलेगा, उसकी कॉपी अलग बनानी है, बुक कौन सी लेनी है। तो पहले मैं थोड़ा सा टाइम आपको इसके बारे में बताने में लगाता हूँ। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर कॉपी कितनी बनाएं। अच्छा, एक बात और, चूँकि IIT JEE के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो कहने को तो 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बट यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर, कंपटीशन पर आपके 4 सब्जेक्ट हो गए इफेक्टिवली। 4 कैसे? फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के 2 पार्ट। कौन से 2 पार्ट केमिस्ट्री के? फिजिकल इनऑर्गेनिक आई विल टीच, AL के सर, और आपके दूसरे टीचर आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे। तो इफेक्टिवली केमिस्ट्री को आप 2 टीचर पढ़ाएंगे आप लोगों को। फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्ट विल बी कवर्ड बाय मी एंड ऑर्गेनिक पार्ट विल बी कवर्ड बाय नीरज सैनी सर, NS सर। उनकी क्लासेस शुरू होंगी तो ही विल टेल यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो हम बात कर रहे थे कि जनरल बातें। तो आपको मेरे सब्जेक्ट में फिजिकल इनऑर्गेनिक के लिए आपको 2 नोटबुक बनानी है। पहली नोटबुक क्लास नोट्स के लिए, जो हम क्लास में यहाँ लिख रहे हैं। सर ये भी लिखना है क्या? लिख लेना, सब कुछ लिख लेना, जो बोर्ड पर लिखा है सब कुछ लिख लेना, एवरीथिंग विल बी यूजफुल। तो पहली नोटबुक आप होगी क्लास नोट्स की। तो क्लास नोट्स में जो भी हम यहाँ लिखवा रहे हैं, कोई लॉ है, कोई थ्योरम है, उसके इलस्ट्रेशंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स लिया, सब आपको एक ही कॉपी में लिखना है, उस पर्टिकुलर कॉपी में क्लास नोटबुक। तो ये क्लास नोटबुक हो गई आपको। अच्छा, लिखना कैसे है? सर ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, हमारे पास तो हमेशा अवेलेबल होंगे, तो हम तो कभी भी देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आपको साथ के साथ में जैसे जैसे हम पढ़ाया जा रहा है, आपको साथ के साथ में लिखते भी जाना है और समझते भी जाना है, जैसे आप क्लास में करते हो। क्योंकि बाद में आप रिवीजन करोगे। अब किसी की मेमोरी इतनी स्ट्रांग तो होती नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो 6 महीने 1 साल बाद भी उसे सब कुछ बिल्कुल वैसे ही याद रहे। तो कई बार रिवीजन करना पड़ता है। तो रिवीजन आप अपनी नोटबुक से करोगे फिर। हालांकि वीडियो लेक्चर्स विल बी अवेलेबल टू यू, दीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल बी अवेलेबल टू यू, आप एनी टाइम यू कैन सी। बट किसी पॉइंट को देखने के लिए कहाँ उसमें ढूंढोगे? आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। और एक बात तो पक्की है, जब कोई चीज़ आप पढ़ने के लिए, जब कोई सीखने के लिए कोई चीज़ लिख करके पढ़ते हो ना आप, तो माइंड पर इंप्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है और आपकी तैयारी भी बेहतर होती है। तो माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, राइट नोट्स इन योर नोटबुक वट एवर इज टॉट इन द क्लासरूम हियर। इसमें आलस नहीं करें। जब हम आलस नहीं करेंगे, पूरी बात यहाँ लिखेंगे, तो फिर स्टूडेंट्स कैसे आलस कर सकते हैं? और मैं एक बात बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ और मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, अपने बच्चे मतलब जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि आलस्य इंसान की सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य इंसान की सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस को त्याग दो, सक्सेस विल बी कमिंग मोर एंड मोर क्लोज टू यू, or you will be reaching more close to the success. And what is the success for you? Getting the good rank in IIT JEE Advanced. And here we are going to take up video lectures or the content aiming for IIT JEE Advanced. तो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया? पहली नोटबुक आपको बनानी है क्लास नोट्स की, जो भी हम यहाँ लिखेंगे। दूसरी बनानी है होमवर्क की। होमवर्क में आपको जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जो आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, जिस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो उसकी दूसरी नोटबुक आपको बनानी है। अच्छा, प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको 2 फॉर्म में मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और दूसरा मिलेगा आपको ट्यूटोरियल शीट। ट्यूटोरियल शीट हर एक चैप्टर की होगी।
जैसे मान लो कोई चैप्टर है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी एक ट्यूटोरियल शीट होगी, उसमें एक्सरसाइज 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी एंड लाइक दैट एक्सरसाइजेज विल बी देयर। वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। कब करने हैं क्वेश्चंस डीपीपी के और शीट के, वो हम बताएंगे। तो जो भी डीपीपी शीट आपको मिलेगी उसके क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करेंगे तो उसकी अलग नोटबुक बनाएंगे आप। मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अलग नोटबुक बनाएंगे, तो यू हैव टू मेक 2 नोटबुक्स। अच्छा, अब कई बार स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर वो जो प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा तो हमें वो प्रैक्टिस मटेरियल भी स्क्रीन के सामने देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप कर सकते हो, बट इट इज़ प्रिफर्ड कि आपको जो डीपीपी और शीट मिलेंगी वो आपको पीडीएफ वर्जन में मिलेगी। आप उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी चाहें तो अपने एंड पर ले सकते हैं और आप उस प्रिंट आउट से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपका स्क्रीन के सामने वाला जो टाइम है रिलेटिवली घटेगा। तो योर स्क्रीन टाइम शुड बी मोस्टली फॉर स्टडीइंग दीज वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो कितनी नोटबुक? 2 नोटबुक। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, होमवर्क में फिर बता देता हूँ आपको जो डीपीपी और शीट सॉल्व करनी है वो जब करनी है जब हम कहेंगे। डीपीपी में मान लो 15 क्वेश्चन हैं या 20 क्वेश्चन हैं, जब हम यहाँ पढ़ा देंगे आपको, मान लो उन 15 क्वेश्चन को करने के लिए 2 वीडियो लेक्चर्स की आवश्यकता है, तो 2 वीडियो लेक्चर्स के बाद हमें पता है कि उस डीपीपी में क्या है, तो वी विल टेल यू नाउ यू कैन अटेम्प्ट द डीपीपी। और डीपीपी के सॉल्यूशंस, आंसर्स, सॉल्यूशंस एंड आल्सो द वीडियो सॉल्यूशंस, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस विल आल्सो बी अवेलेबल टू यू। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन सी देम। इसके अलावा डाउट पूछने के और भी मैकेनिज्म होंगे। ये सब सॉल्यूशंस देखने के बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है स्टूडेंट्स का, देन बैच के हिसाब से स्टूडेंट्स के, आपका जो भी बैच होगा, टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिए जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली योर डाउट्स कैन बी क्लियर देयर ऑल्सो। सो वी विल एंश्योर दैट देयर इज नो डाउट लेफ्ट अनएड्रेस्ड फॉर यू। सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे जनरल बताने थे सभी स्टूडेंट्स के। 10th से जो 11th में मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए हम पहला टॉपिक है और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे एटम की, एटॉमिक वेट की एंड ऑल दोस टर्म्स। लेट अस टेक ऑल दैट। देखो, जैसे कोई एटम होता है तो एटम तो बहुत ही छोटा सा एंटिटी है, उसका मास भी बहुत कम होता है और उसके मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सुटेबल यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होता है 1 AMU। और 1 AMU की डेफिनेशन क्या होती है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 एटम और C12 आइसोटोप। तो पहले हम यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करेंगे, यूनिट ऑफ या रेफरेंस chosen for determining atomic mass is AMU. This is called atomic mass unit. और कई बार इसे 1U भी बोल देते हैं, और U यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास यूनिट और U यूनिफाइड मास। व्हाट इज 1 AMU? तो 1 AMU is 1/12 of mass of 1 atom of C12 आइसोटोप। एक और नया वर्ड आया आपके सामने, आइसोटोप। वैसे ये भी कई स्टूडेंट्स को मालूम होता है, बट व्हाट इज आइसोटोप? एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU और 1U? 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप इज कॉल्ड 1 AMU। और इसकी वैल्यू भी याद रखनी है स्टूडेंट्स को इन ग्राम में, 1.66 × 10⁻⁻24 gram. So this value you should memorize. So this value also you have to remember. So 1 AMU is the suitable unit for the measurement of atomic masses.
अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुटेबल और अप्रोप्रिएट यूनिट? आप जैसे आपके पेरेंट या आप मान लो ग्रॉसरी बाइंग के लिए जाते हैं, आपके पापा मम्मी मान लो मार्केट जाते हैं और वहाँ से ग्रॉसरी शॉप से मान लो उनको चावल खरीदना है, राइस खरीदना है, व्हीट खरीदना है या फ्लोर खरीदना है, आटा खरीदना है, तो वो बोलते हैं कि भाई 10 किलो चावल दे दीजिए और 10 किलो गेहूं दे दीजिए। ऐसे ही बोलते हैं, लेके आ जाते हैं। दाल लेनी है तो 2 किलो तुअर दाल दे दीजिए, यही बोलते हैं, क्योंकि आटे के लिए, चावल के लिए प्रॉपर यूनिट केजी है। बट यही आप जब या आपके पेरेंट्स जब गोल्ड बाइंग के लिए आते हैं, कुछ ज्वेलरी बाई करने के लिए आते हैं, ऑर्नामेंट्स बाई करने के लिए आते हैं किसी ओकेजन पर, तो वो शॉपकीपर को ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि 10 किलो सोना और 10 किलो चांदी दे दीजिए। चलो 10 किलो सोना और 10 किलो चांदी नहीं, मान लो थोड़ा थोड़ा चाहिए, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 2 × 10⁻³ kg ऑफ गोल्ड दे दीजिए एंड 5 × 10⁻³ kg ऑफ चांदी दे दीजिए। ऐसा तो नहीं बोलेंगे, बल्कि वो क्या यूनिट यूज़ करेंगे? ग्राम्स यूज़ करेंगे कि भाई एक सोने की जो चेन है, गोल्ड की जो चेन है या कोई ऑर्नामेंट है, भाई 20 ग्राम की दे दीजिए, 15 ग्राम की दे दीजिए। चांदी का कोई आर्टिकल है, कोई मूर्ति है कोई, तो उसके लिए बोलेंगे कि वो 200 ग्राम्स या 100 ग्राम की मूर्ति दे दीजिए। बट यही यूनिट जब आप यूज़ करते हो फॉर एटॉमिक मास के लिए, एक एटम तो बहुत छोटा होता है, तो उसके लिए प्रॉपर यूनिट ना ग्राम है ना केजी है। व्हाट इज द प्रॉपर यूनिट? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, which is such a small value, 1.66 × 10⁻24 gram. You understood the point? So like that you define, तो proper unit जो है for measurement, तो reference chosen for determining the atomic mass is AMU, और AMU is defined on the basis of 1/12 of the mass of C12 isotope. So in fact reference is this one. So this is the reference for determination of atomic masses. अब यहीं पे हम कुछ टर्म डिफाइन करते हैं, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। चलिए लेते हैं उसको, लिखते जाएंगे साथ के साथ आप। ये हटा देता हूं, आप लिख चुके होंगे। यहीं पे हम टर्म यूज करते हैं, मार्कर थोड़ा दूसरा लेता हूं। एक टर्म यूज करते हैं यहां पर, रिलेटिव एटॉमिक मास। RAM। रिलेटिव, जब भी हम कोई टर्म रिलेटिव यूज करते हैं तो रिलेटिव इट बिकम्स डायमेंशनलेस और यूनिटलेस, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट कर रहे हैं हम। So this is mass of one atom of an element with respect to 1 AMU. रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब यह है कि किसी एलिमेंट का एक एटम 1 AMU के रेस्पेक्ट में कितने गुना ज्यादा भारी है। How many times the one atom of an element is heavier than 1 AMU? That is called relative atomic mass, RAM, and this is a dimensionless term. Dimensionless or unitless term, कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती। अच्छा, ऐसे ही एक और टर्म यूज करते हैं, एटॉमिक मास, AM। अच्छा, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में कोई अंतर नहीं है, कई जगह एटॉमिक मास दिखेगा, कई जगह एटॉमिक वेट दिखेगा। ऐसा मत करना कि एटॉमिक मास दिया हुआ हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू 9.81 होती है, उससे मल्टीप्लाई कर दो और कहो ये तो वेट है। नहीं, वो फिजिक्स में चलता है भाई, केमिस्ट्री में ना चलता है। केमिस्ट्री में एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों का मीनिंग सेम ही है, एंड दिस इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट।
एएमयू की फुल फॉर्म तो हमने लिख दी थी ना, फिर भी लिख देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन एएमयू इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ऐसी एक और टर्म यूज करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। GAM या ग्राम एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास एटॉमिक वेट में कोई अंतर नहीं। ये क्या है, ये ग्राम में, नाम से मालूम पड़ रहा है ग्राम में लेना है, तो इसका मतलब, और ये एक एटम का मास नहीं है, 1 मोल एटम्स का मास है ऑफ एन एलिमेंट। तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। तो ध्यान दो, ग्राम एटॉमिक मास, इसे कई बार मोलर मास भी बोलते हैं, और मोलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। अच्छा, ये एक बात ध्यान देने वाली है, मैं 2 लाइन हटा देता हूं ऊपर की। जैसे मान लो एग्जाम्पल लें सल्फर का, फॉर एग्जाम्पल सल्फर, सिंबल एस होता है, आप जानते हो। जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हो तो सिर्फ लिखते हो 32, दैट मीन्स इट इज 32 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। और यही जब इसका एटॉमिक मास लिखते हो तो लिखते हो 32 AMU, और यही जब इसका ग्राम एटॉमिक मास लिखते हो तो लिखते हो 32 ग्राम पर मोल। Relative atomic mass, dimensionless number. Atomic mass expressed in AMU. ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम पर मोल है, 32 ही। चाहे रिलेटिव एटॉमिक मास हो, चाहे एटॉमिक मास हो, चाहे ग्राम एटॉमिक मास हो। ग्राम एटॉमिक मास इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर मास। अच्छा, मोलर क्यों? ग्राम एटॉमिक मास अभी डिफाइन किया है, 1 मोल एटम्स का मास है, और कहीं भी अगर 1 मोल की कोई प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं तो उसे मोलर बोलते हैं। कहीं भी किसी टर्म में अगर मोलर शब्द आ गया है तो समझ जाएं इट इज ऑफ 1 मोल। मोलर मास 1 मोल का मास, मोलर वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम, मोलर एनर्जी 1 मोल की एनर्जी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर? ऑफ 1 मोल। गॉट द पॉइंट? सो मीनिंग ऑफ 1 मोल, मीनिंग ऑफ मोलर मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ 1 मोल। तो मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, 1 मोल एटम्स के मास को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये 32 ही आएगा। और ले लो जरा एग्जांपल, मान लो सोडियम है, सोडियम सिंबल क्या है? Na, 23 होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास 23, एटॉमिक मास 23 AMU, ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम पर मोल। सो लाइक दैट यू विल से, बट है 23, है 23 ही। तो इस तरीके से आप ये बात बोलते हो। अब बात आती है ग्राम एटॉमिक मास 23 ही क्यों आया, वो सब लेंगे, बट बार बार एक टर्म आपके सामने आ रहा है, व्हाट? मोल। सो लेट अस डिफाइन मोल। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मोल। तो लिखो हेडिंग डेफिनेशन ऑफ मोल, ये हटाइए। डेफिनेशन ऑफ मोल, इसको भी हटा देते हैं। डेफिनेशन ऑफ मोल, 1 मोल is the amount of substance which contains as many number of entities, entities मतलब जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स,
ions etc. as there are number of atoms in 12 gram of C12 isotope. देखो क्या बात बोल रहे हैं यहां पर। Definition of mole. One mole is the amount of substance which contains as many number of entities like atoms, molecules or ions as there are number of atoms in the 12 gram of C12 isotope. और ये 1 मोल की जो वैल्यू होती है ये होती है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022, ये याद भी होती है स्टूडेंट्स को, इंटू 10 टू द पावर 23। अच्छा कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं और 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, वो कोई अंतर नहीं है। कुछ किताबों में ऐसे लिखा होता है, कुछ किताबों में इस तरीके से लिखा होता है। कैलकुलेशन में कोई खास अंतर नहीं आता, एनीथिंग यू कैन टेक एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। So this number is called Avogadro number. So 1 mole is equal to this particular number and that is called Avogadro number. Avogadro number का symbol भी याद रखेंगे। The symbol of the Avogadro number is Na. Na Avogadro number. तो ये है 1 मोल। अब बात आती है, अच्छा एक बात और ध्यान देने वाली है, कभी कभी 1 मोल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ऑल्टरनेटिवली कहीं अगर ऐसा लिखा हो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, ऐसे लिखा हो तो 1 ग्राम एटम, कई डैश भी लगाए थे, वो कोई बात नहीं है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब 1 ग्राम मास नहीं है, 1 मोल के इक्विवेलेंट है ये। सो दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। ऐसे ही अगर 1 ग्राम आयन लिखा हुआ है, आयन ऑफ मान लो सल्फाइड आयन, ऐसे S2 माइनस, तो 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फाइड आयन है, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। सिमिलरली अगर ऐसे लिखा हो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब 1 ग्राम मास नहीं है, दिस मीन्स 1 मोल ऑफ CO2। तो ये भी ध्यान दें, कई बार क्वेश्चंस में आएगा, डीपीपी में जो शीट हैं, जो आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, उनमें जब प्रैक्टिस मटेरियल आएगा तो ये पॉइंट्स रहेंगे, ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है आपको। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ मोल। तो मोल रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर नंबर या एनी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन्स दिस मच नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड 1 मोल। बट अब बात आती है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो लिखो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। Calculation of number of moles। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। 3 मेन फॉर्मूले हैं। पहले फॉर्मूले की बात करें तो पहला फॉर्मूला है व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स are given in the question. So we have to calculate the number of moles if number of particles are given. तो फॉर्मूला क्या बनेगा नंबर ऑफ मोल्स का? सिंपल, आपको पता है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। तो फिर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं उनको डिवाइड कर दो बाई एवोगैड्रो नंबर, तो यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स is equal to given number of particles divided by Avogadro number Na।
Na अभी अभी कहा था, क्या वैल्यू है Na की 6.022 × 10⁻23। हाँ, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में हम 6.022 की जगह 6 भी ले लेते हैं। कैसे? देखो ये है वैसे तो एवोगैड्रो नंबर Na 6.022 × 10⁻23, बट जिसको अप्रॉक्सीमेटली लेना हो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, 6 × 10⁻23 चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, दूसरा, कई बार अमाउंट दी हुई होती है सब्सटेंस की इन द फॉर्म ऑफ मास, तो व्हेन mass of substance is given, when mass of substance is given, अगर किसी सब्सटेंस का मास दिया हुआ हो तो फिर हाउ टू फाइंड आउट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, अगर मास दिया हुआ हो तो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, मोलर मास कैसे फाइंड आउट करें? मोलर मास देखो, जैसे हमने 3 टर्म डिफाइन किए थे ना एटम्स के लिए, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये तो एटम्स के लिए थे। आप चाहो तो ये टर्म मॉलिक्यूल्स के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मैं लिखता हूं यहां पर, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, फॉर ए मॉलिक्यूल मान लो कोई CO2 ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके लिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM क्या बोल दोगे? 12 + 16 × 2 कितना हो गया? 44। नहीं, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। जहां भी रिलेटिव टर्म आ गया है इसका मतलब द टर्म बिकम डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। ऐसी एक टर्म लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास mm, क्या हो गया? 44 AMU। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये 44 AMU? क्या बता रहा है ये 44 AMU? बता रहा है कि ये एक CO2 मॉलिक्यूल का मास है, एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट AMU। और यही अगर ग्राम में लोगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM इज बिकम 44 ग्राम पर मोल। है 44 ही, ध्यान दो, है 44 ही। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 44, मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम AMU एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम पर मोल। तो यहीं पे जैसे CO2 है, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यहीं पे एक टर्म डिफाइन करते हैं एटॉमिसिटी। जैसे यहीं पे टर्म डिफाइन करते हैं हम एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी नाम से मालूम पड़ रहा है किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, वही रिप्रेजेंट करता है एटॉमिसिटी को। तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में, कंपाउंड के किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं इन वन मॉलिक्यूल, वन लिख दो, इन वन मॉलिक्यूल। तो इन वन मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल, मोनोएटॉमिक स्पीशीज जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। अगर एक कंटेनर में हीलियम गैस भरी हुई है तो वो He के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसकी स्टेबल फॉर्म क्या है? मोनोएटॉमिक फॉर्म। बट सम ऑफ द स्पीशीज इन द स्टेबल फॉर्म आर डायएटॉमिक। जैसे मान लो ये रूम है, यहाँ हवा है, हवा मतलब एयर, एयर इज द मिक्सचर ऑफ, आप जानते भी हो, N2 and O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब भी हम कहते हैं कि एक कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भरी है या रूम के अंदर एयर है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन बोलते हैं, तो उसका मतलब N नहीं होता, क्या होता है? N2।
ऑक्सीजन बोलते हैं तो उसका मतलब O नहीं होता, क्या होता है, O2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए अंडर रूम कंडीशंस, रूम कंडीशन मतलब जहां पर मैं हूं, आप हो, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, नाइट्रोजन इज स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ N2 जबकि ऑक्सीजन इज स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ O2। तो हीलियम नियॉन आर्गन डायटोमिक गैसेस जैसे H2, O2, N2, CO, NO एटसेट्रा। ट्राइएटॉमिक जैसे CO2, ओजोन, N2O एटसेट्रा। तो ये एटॉमिसिटी है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। चलो ये तो अलग से बात हो गई, हमने बता दिया यहां पर। अब बात आओ, आपने जैसे एटम के लिए डिफाइन किया था सल्फर के लिए, रिलेटिव एटॉमिक मास 32, एटॉमिक मास 32 AMU एंड द ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम पर मोल। सेम थिंग मॉलिक्यूल्स के लिए, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मान लो CO2 था 44, मॉलिक्यूलर मास 44 AMU एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम पर मोल। अब बात आई कि सर ये 44 ही क्यों आता है, ये हमें थोड़ी देर पहले कहा भी था कि सल्फर के लिए 32 ग्राम पर मोल ही आता, क्यों आता है एक मोल का मास। लेट अस कैलकुलेट, चलो सल्फर के लिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर सल्फर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसे मोलर मास भी बोलते हैं, मैंने बताया भी था कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल है और उसका मास हम कुछ कह रहे हैं सर्टेन वैल्यू, क्या बोलोगे उसे, मोलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास लो, क्योंकि एटम है ना, मान लो एटॉमिक मास बात करें, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना था, ये क्या था, ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर एटम्स, यही तो थी परिभाषा। तो 1 मोल का मतलब हाउ मेनी नंबर, 6.022 × 10⁻23 इंटू एक सल्फर एटम का मास AMU में कितना था 32 AMU, और AMU की वैल्यू कितनी है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। सुनो क्या किया हमने, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर एटम, यही तो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल का एटम का मास 1 मोल लिख लिया, तो फिर एक एटम का मास कितना है 32 AMU, और 1 AMU की वैल्यू कितनी है दिस मच ग्राम। और हमेशा याद रखो ये जो 1 AMU की वैल्यू ग्राम में है और जो एवोगैड्रो नंबर है, इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो मल्टीपल है, इसे भी अंदर ले लो, ये जो प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू 1। एवोगैड्रो नंबर एंड 1 AMU की वैल्यू ग्राम में, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, तो फिर 32 आ गया ना 32 ग्राम। सिमिलरली अगर मान लो मुझे CO2 के लिए बोलना पड़ता, क्या बोलते हैं हम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे हम, और मोलर मास, मोलर मास तो जनरल टर्म है, 1 मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं। सो विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 मोल CO2 का मास, तो 1 मोल CO2 कितना 6.022 × 10⁻23 इंटू 44 AMU, AMU की वैल्यू 1.66 × 10⁻24 ग्राम। सॉल्व करोगे तो वापस वही आना है 44 ग्राम पर मोल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। क्या क्या पढ़ा हमने, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड डेफिनेशन ऑफ मोल। और मोल के 2 फॉर्मूले पढ़े, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हों एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा फॉर्मूला, यदि किसी सब्सटेंस का मास दिया हुआ हो ग्राम में या kg में, जो भी दिया हुआ हो, प्रॉपर यूनिट्स में मोलर मास से डिवाइड कर दो, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। तो ये 2 फॉर्मूले पढ़े, इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पर लेट्स डू 1 or 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। रेडी फॉर द क्वेश्चंस नाउ? चलो ये हटा देता हूं मैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, अ वेसल हैज
11 gram of CO2 gas in it. Find first number of moles of CO2 in the vessel. Second, number of molecules of CO2. मैं इसी में एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बता देता हूं. टोटल नंबर ऑफ atoms in sample, and the last, fourth, mass of oxygen in sample. देख लो क्वेश्चन. कार्बन का एटॉमिक मास क्वेश्चन में अब तो इतना याद हो जाता है, 12 अभी रेफरेंस लिया ही था, और ऑक्सीजन इज व्हाट 16 एटॉमिक मासेस. तो देखो यहां पर अ वेसल हैज 11 ग्राम ऑफ द CO2 इन इट, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स. मैं ही सॉल्व करता हूं. देखो पहला पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पहला कि दूसरा? दूसरा वाला. क्यों? मास दिया हुआ है, तो मास अपॉन मोलर मास. तो गिवन मास इज व्हाट 11 अपॉन मोलर मास कितना 12 प्लस 32 44.25 मोल. आ गया आंसर. सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द सेकंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अरे तो पता है, अगर मोल्स पता हैं तो मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर. तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो क्या करें? तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, कितने हो गए? 0.25 मोल, और एक मोल में कितना? Na. बस यही आंसर है, ऐसे लिख दो चलेगा. अच्छा, और ज्यादा मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वैल्यू रख लो Na की, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. यू विल गेट द वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद. अच्छा, तीसरा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स. अभी देखो CO2 ट्राई एटॉमिक है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम रखे हुए हैं? 3 हैं. तो जितने एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गए? नंबर ऑफ एटम्स. तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 3 इंटू 0.25 Na, तो 0.75 Na. आप चाहो तो Na की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके तब आंसर रिपोर्ट कर सकते हो. सो लाइक दैट यू फाइंड आउट. और जरा चौथा पार्ट देख लो यहां, मास ऑफ ऑक्सीजन इन द सैंपल. अब आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंटेनर के अंदर CO2 गैस है 11 ग्राम. ऑब्वियसली उस 11 ग्राम में कुछ तो कार्बन का मास होगा और बाकी बचा हुआ किसका? ऑक्सीजन का मास होगा. तो करो फाइंड आउट. तो गाइज यहां पर हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कैसे फाइंड आउट करें? जरा देखना, CO2 ये है ना CO2. एक मोल CO2 में कितने मोल O के बैठे हैं? 2, और एक मोल कार्बन. तो बताओ मोल्स ऑफ O कितने हो गए? एक मोल में 2 मोल हैं और टोटल मोल CO2 के कितने थे? 0.25. तो 0.5 मोल O है हमारे पास. तो फिर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? W मतलब मास. तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट 0.5 मोल इंटू मोलर मास कितना? 16, 8 ग्राम. आ गया 8 ग्राम. तो ऑब्वियसली टोटल ग्राम, अगर टोटल 11 ग्राम था, 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो कार्बन का मास कितना हुआ? 3 ग्राम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, सर ये क्या कर दिया? यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड होता है ना वो कि 1 डजन बनाना है 40 रुपए के, तो 7 बनाना कितने रुपए के? आप करते हो ना ये वाले क्वेश्चंस. कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड. यही तो किया है. जरा देखो क्या, फिर वापस देख लो ये वाला लास्ट पार्ट. CO2, एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम बैठे हैं? 2. तो फिर एक मोल में कितने होंगे? 2 मोल. तो एक मोल में ऑक्सीजन है 2 मोल और सैंपल में कितने मोल CO2 है हमारे पास? 0.25 इंटू 0.25. तो यू गेट द वैल्यू. आई होप इट इज क्लियर. इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. चलो और भी क्वेश्चंस लेते हैं सिमिलर टू दिस. इनको आप जरूरत पड़े तो एक बार रफ कॉपी में फिर वापस से एक बार प्रैक्टिस कर लें.
और ये शुरुआत है, शुरुआत में थोड़ा समय लगता है बच्चे को ये सब पकड़ने में, पर एक बार जब आप समझ जाते हो तो आप भी एकदम सर पर दौड़ते हो घोड़े की तरह। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। मान लो जैसे यही कहते हैं, फाइंड मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन in 25 ग्राम ऑफ ब्लू विट्रियोल। क्या फॉर्मूला याद है ब्लू विट्रियोल? CuSO4.5H2। देखो यहां पर फाइंड मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन 25 ग्राम ऑफ ब्लू विट्रियोल। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉपर का एटॉमिक मास 64, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन तो पता ही है 1। एनसीईआरटी से कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस भी याद कर लो आप। अब जैसे मान लो ये है क्वेश्चन, जरा देखना, जैसे ये है CuSO4.5H2O। आप में से कई स्टूडेंट्स को याद भी होते हैं, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लू क्रिस्टल्स। दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यही फाइंड आउट करना है। तो पहले तो एक काम करो आप, पहले मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O कैलकुलेट कर लो। ब्लू विट्रियोल के मोल्स कितने, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? मास दिया हुआ है, सेकंड वाला, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है? मास इज 25 अपॉन मोलर मास इज गिवन एज, काउंट करो, निकालना पड़ेगा कितना आएगा जरा देखना, 64 प्लस 96 प्लस 90, तो कितना हो गया? 6 4 10, 150, 160, 250 आ गया। 250 से डिवाइड कर दो, 0.1 मोल। अब देख लो यहां, ढूंढो, सुनो, अभी समझाया था मैंने CO2 वाले क्वेश्चन में। वह 1 मोल कॉपर सल्फेट .5H2O में कितने मोल H2O छुपे बैठे हैं? 5। 1 मोल कॉपर सल्फेट .5H2O में 5 मोल H2O छुपे बैठे हैं। तो 1 मोल में कितना है? 5 मोल, तो 0.1 मोल में कितना होगा? तो इसका मतलब मोल्स ऑफ H2O प्रेजेंट इज 1 मोल में 5 और सैंपल में 0.1 मोल है इंटू 0.1। ये कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड। इसे हिंदी में बोलते हैं चूंकि मेथड। चूंकि 12 केले 40 रुपए के, अतः 7 केले कितने रुपए के? अब जैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, यूपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुरादाबाद जिला, दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में तो बोलते हैं उसे यूनिटरी मेथड, हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं हम। देखो ये, हंसना नहीं, देखो ये क्या, चूंकि, इसे बोलते हैं चूंकि। हमारे गुरुजी, हम गुरुजी बोलते थे उनको, हमारे गुरुजी को पहले हम प्रणाम करते थे, पांव छूते थे, फिर पढ़ते थे हम। तो ऐसा सीखते थे, हमारे गुरुजी ऐसे सिखाते थे। चूंकि 12 केले हैं 40 रुपए के, 12 केले 40 रुपए के, अतः, इसे बोलते हैं अतः 7 केले विल बी 40/12 इंटू 7 रुपए। भाई यही आंसर हो गया, सॉल्व करेंगे तो समझ गए ना। एंड यू कॉल इट यूनिटरी मेथड, यू कॉल इट यूनिटरी मेथड। तो वो यूनिटरी मेथड ही तो फॉलो किया है हमने यहां पर। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो हम क्या कह रहे हैं, 1 मोल में 5 मोल छुपा हुआ है, तो ठीक है 5 मोल, बट हमारे पास सैंपल कितना है? 0.1 मोल। तो 1 मोल में 5 मोल है, तो 0.1 मोल में कितने? इंटू 0.1, तो 0.5 मोल। तो ये तो मोल्स हो गए। तो फिर मास कितना हो गया? मास ऑफ H2O, W मतलब मास, इज इक्वल टू 0.5 इंटू व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2O? 18।
9 ग्राम, यही आंसर है। सो दिस इज द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। सिंपल मोल कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन तो और अच्छे लेवल के भी आएंगे, बट पहले शुरुआत से आपको बताते हैं पूरी बात। एक क्वेश्चन और लेते हैं चलिए इसके ऊपर, हालांकि ये हो गए फिर भी। टेक वन मोर क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसे हो, फ्रॉम 220 milligram of CO2, 10 to the power 21 molecules of CO2 are removed. Calculate number of moles of CO2 remaining. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो। 220 मिलीग्राम ऑफ द CO2 सैंपल था, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स को निकाल बाहर फेंका। तो बताओ बचे हुए CO2 के मोल्स पूछे हैं, मोल्स कितने हैं। तो सारी कैलकुलेशन मोल्स में करो। जैसे ये है 220 मिलीग्राम, अच्छा मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे तो इंटू 10 टू द पावर -3 क्या बन गए, ग्राम। अब ये मत कहना सर 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं ना। 9th-10th पास हो, पास को तो खैर अभी रिजल्ट नहीं आया होगा CBSE का, क्योंकि 1-2 पेपर बचे हुए, बट कुछ स्टेट बोर्ड्स ने शायद डिसीजन ले लिया है कि जितने भी पेपर हुए हैं, ये कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना के चलते ये सब अब निर्णय लिए जा रहे हैं। बच्चे भी खुश हैं, कम पेपर दिए और पास हो गए बढ़िया से। मुश्किल वाला पेपर किसी का रह गया होगा तो वो तो बहुत हैप्पी होगा, बच गया। अब बचने वाला नहीं है, आप तो IIT की तैयारी कर रहे हो, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी। तो 1 ग्राम इज हैविंग 1000 मिलीग्राम, तो 220 × 10 to the power -3 ग्राम। ग्राम पता चल गया, मोलर मास 44 से डिवाइड कर दो, क्या बन गए मोल्स। मोल्स में करो कैलकुलेशन, माइनस कितने मॉलिक्यूल्स निकाल के बाहर फेंक दिए 10 की पावर 21, इसे भी मोल्स में कन्वर्ट करो, अपॉन 6 × 10 to the power 23। मैंने कहा था एवोगाड्रो नंबर को आप 6 × 10 to the power 23 ले सकते हो, आंसर में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। इसको जरा सॉल्व, तो ये क्या बच गए, मोल्स ऑफ CO2 रिमेनिंग। कितने, 5 × 10 to the power -3 माइनस कितना, ये 1/6 या 10/6 × 10 to the power -3। 6 × 30, 10, 20/6, 10/3 × 10 to the power -3 मोल। यही आंसर है। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, 3.33 × 10 to the power -3 मोल। इतने मोल CO2 के बच जाएंगे। तो ये थे छोटे छोटे क्वेश्चंस। हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, अभी एक और फॉर्मूला बाकी है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन का। पहला फॉर्मूला कौन सा, इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। दूसरा कौन सा, इफ द मास ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के हमने 2 फॉर्मूले जो पढ़े हैं, लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस ऑन देम। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन ये लेता हूं, मान लो क्वेश्चन में आपसे ऐसे कह दिया जाए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन, मान लो ऐसे कह दें 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। क्या है क्वेश्चन, आपको एक सैंपल दिया हुआ है मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला सबको पता ही होता है, CH4। 1.6 ग्राम सैंपल है। अब उसमें ऑब्वियसली मीथेन है तो इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, कितने होंगे यही तो क्वेश्चन है। तो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन इट। तो दिस वी कैन फाइंड आउट। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर पहले मोल्स निकाल लिया करो। मैंने पहले जो क्वेश्चंस अभी लिए थे थोड़ी देर पहले, तो मैंने ये बताया भी था कि इन क्वेश्चंस को आप मोल पहले फाइंड आउट करके तब आगे प्रोसीड किया करो। तो जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। द मोल्स ऑफ CH4 मीथेन विल बी इक्वल टू व्हाट,
1.6 अपॉन मीथेन का मोलर मास अगर चेक करोगे तो 12 + 4 16.1 मोल आ गया। सो यू हैव 0.1 मोल ऑफ मीथेन सैंपल में। अब जरा CH4 को स्टडी करो, जरा इलेक्ट्रॉन देखो, प्रोटॉन देखो, न्यूट्रॉन देखो कार्बन में। अब देखो ये बच्चों को, अब आप 11th क्लास पढ़ रहे हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, तो 9वीं 10वीं तो पढ़ा होगा ना, 9th 10th। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी बस नर्सरी KG पढ़ा एंड डायरेक्टली यू टुक एडमिशन इन 11th क्लास। तो इतना तो पता ही होगा कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर। जैसे किसी एलिमेंट है, जैसे कार्बन है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 6 12, या कई बार ऐसे भी लिख देते हैं 6 and 12। तो ये क्या है? दिस इज एटॉमिक नंबर, जेड बोलते हैं इसको। दिस इज एटॉमिक नंबर, सिंबल क्या यूज करेंगे? जेड। एंड दिस इज मास नंबर। इसका सिंबल जनरली हम ए यूज करते हैं। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो ये सिंबल हुआ ए, ये हुआ जेड। तो एक जनरल सिंबल ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो कोई एलिमेंट एक्स है तो ये जेड और ये ए। जेड इज एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और मास नंबर में ए होगा विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर किसके बराबर है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो यही हुआ। तो इसके बेसिस पर आपको साफ दिखाई पड़ता है कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हैं और 6 ही न्यूट्रॉन हैं, जबकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, बट देयर इज नो न्यूट्रॉन। ध्यान देंगे इस बात को। तो यू विल हैव कार्बन, दिस इज 6 + 4 × 1 10, 6 + 4 × 1 10, 6 + 4 × 0, सो व्हाट इज इट? 6। अब बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देख लो क्वेश्चन में। एक मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मोल में कितना होगा? 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे सुनो फिर दोबारा ध्यान से, एक मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर 1 मोल ऑफ मीथेन में 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू व्हाट? एक मोल में कितने? 10 मोल। एंड हाउ मेनी मोल्स आर देयर विद अस? 0.1। इसको अलग कर दो, कभी सोचो ये भी वो था, तो कितना? 1 मोल। दैट्स इट, यही आंसर है। आ गया आंसर। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस गिवन सैंपल इन द क्वेश्चन। यू गॉट द पॉइंट? अच्छा, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन, वो भी एक मोल में 10 मोल हैं एंड वी हैव 0.1 मोल इन द सैंपल। सो अगेन 1 मोल। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स वुड बी व्हाट? एक मोल में कितने? 6 मोल। एंड हाउ मेनी मोल सैंपल? 0.1। तो फिर क्या वैल्यू आएगी जरा देख लो। सो यू गेट दिस कम्स आउट टू बी 0.6 मोल। दैट्स इट, यही आंसर है। तो यही आंसर था जो क्वेश्चन में पूछा गया है। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर and how to find out number of electrons, protons or neutrons in the given sample। चलो ये तो एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाते हैं, थोड़ा ध्यान से करना। जब मैं कहूंगा कि एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाते हैं तो मैं तो कंटिन्यूस सॉल्व करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपके पास अवेलेबल है ये। तो आप बस उस मोमेंट पर जब मैं क्वेश्चन लिख दूंगा यू विल पॉज इट, उसके बाद एक कॉपी पेन लेकर के यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। उसके बाद जब आंसर आ जाएगा तो यू हैव टू मैच योर आंसर विद माय आंसर एंड देन सी वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। अंडरस्टूड हाउ टू डू इट? जब भी मैं कहूंगा चलो एक क्वेश्चन आपसे करवाते हैं, आपसे सॉल्व करवाते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू पॉज एंड यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन। चलिए एक और क्वेश्चन में लेता हूं, इसको हटा देता हूं। मान लो क्वेश्चन इसी टाइप का हो, फाइंड
number of electrons, protons, neutrons in 230 milligram of Na plus ions। अच्छा, एटॉमिक वेट दिया हुआ है, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम 23 क्वेश्चन में दिया हुआ है। लुक एट द क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ही पूछ रहे हैं, मैंने नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने नंबर ऑफ मोल्स पूछे थे, इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हूं मैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इन 230 मिलीग्राम ऑफ Na प्लस आयंस। देखो इधर आप पहले मोल्स निकाल लो, किसके? Na प्लस के। कैसे मोल्स निकालोगे? कौन सा वाला फॉर्मूला? सेकंड वाला फॉर्मूला। मास दिया हुआ है ना, तो मास अपॉन मोलर मास, तो यू हैव टू डिवाइड। तो 230 मिलीग्राम, मिलीग्राम को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गए? ग्राम। अपॉन मोलर मास 23 से डिवाइड कर दो, अब क्या बन गए? मोल। तो कितना हो गया? 10 की पावर -2 मोल ऑफ Na प्लस। अब बच्चों को एक डाउट आता है यहां पर कि सर वो 23 जो एटॉमिक मास है वो तो सोडियम एटम का है और यहां तो सोडियम आयन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है यहां पर, तो सर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो कम हुआ है उसका मास भी घटाओ। तो भाई ध्यान दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास हम कैलकुलेशंस में लगभग सेम ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर देते हैं बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। और ये बात आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, योर नेक्स्ट चैप्टर, ये याद भी रख लें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली 1/1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली सेम एज मास ऑफ प्रोटॉन। क्वेश्चन सॉल्व करने में इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का 1/1840 टाइम्स, तो इट इज नेग्लिजिबल, तो वी कैन इग्नोर इट। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास, हालांकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा स्लाइटली हैवियर होता है, बट स्टिल फॉर कैलकुलेशंस पर्पस हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को इक्वल मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आपको भी ऐसे सॉल्व करना है, समझ गए बात? तो अगर सोडियम का एटॉमिक मास 23 है तो Na प्लस का भी क्या लोगे 23 लेके ही आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा दोगे। सो लाइक दैट यू विल से आ गए 10 टू द पावर -2 मोल्स। अब जरा सोडियम देखो, सोडियम क्या था? 11, 23। सर ये याद करना पड़ेगा, 9वीं 10वीं पास हो, याद होते हैं बच्चों को ये, और नहीं याद है तो एनसीईआरटी आप 9th 10th वाली पढ़ लो या 11th वाली पढ़ो। 11th वाली में सब दिए हुए हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये था सोडियम, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन सोडियम में कितने थे? 11, प्रोटॉन 11, और 23 में से 11 घटाओ तो न्यूट्रॉन कितने? 12, ये थे। बट Na प्लस को आपने कन्वर्ट कर दिया Na प्लस में, Na को कन्वर्ट कर दिया Na प्लस में। अब जब Na प्लस में कन्वर्ट किया तो आपने क्या रिमूव किया? प्रोटॉन रिमूव नहीं किया, न्यूट्रॉन रिमूव नहीं किया, न्यूक्लियस तो ज्यों का त्यों है। You removed one electron from the outer shell। तो एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव किया है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब 10 रह गई, प्रोटॉन अभी भी 11 हैं और न्यूट्रॉन अभी भी 12 हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो, दैट्स इट। अब देखो 10 टू द पावर -2 मोल है हमारे पास सैंपल, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो यहां पर जरा सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक मोल में कितने? 10 मोल। तो 10 टू द पावर -2 मोल में कितने? इंटू 10 टू द पावर -2 मोल्स। बट हमसे मोल्स नहीं पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू Na, दैट्स इट। यही आंसर 0.1 Na, ये आंसर है। जरा नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो तो, एक मोल में कितने प्रोटॉन? 11। हमारे पास सैंपल कितना है? 10 टू द पावर -2 मोल। दीज मनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स, मोल्स पूछे ही नहीं, हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो Na एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसकी वैल्यू पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड दैट्स इट, यू गेट द वैल्यू कितना? 0.11 Na। यही आंसर है। ऐसे ही
number of neutrons would be equal to 12 into 10 to the power minus 2 into Na, तो 0.12 Na, यही आंसर है। ये आंसर आपको आ गए होंगे। सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड, आपके सामने आता है, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। और थोड़ा प्रैक्टिस कराते हैं। फॉर्मूले तो वही है, वो दो फॉर्मूले बताए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हों, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, यू गेट नंबर ऑफ मोल्स। और यदि मास दिया हुआ हो तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, मास अगर ग्राम में हो तो मोलर मास को ग्राम पर मोल में लो, और फिर कन्वर्ट करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर। टेक मोर क्वेश्चंस। अच्छा, कोई कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो कई बार, जैसे हम क्लास में भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं बच्चों को यूट्यूब के थ्रू, कि सर ये तो बहुत आसान से सवाल हैं। तो मेरा जवाब ये होता है कि देखो, हर तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बच्चा जब 10th पढ़ के आगे 11th में मूव करता है तो कोई बच्चा पहले से पढ़ के आया हुआ होता है, कोई बच्चा नहीं पढ़ के आया होता है, वो पहली बार अब पढ़ रहा होता है। जो पहले से पढ़ के आया वो कई बार फटाफट जवाब देता है, और जो नहीं पढ़ के आया वो थोड़ा स्लो लर्नर है, बट एक टाइम आने के बाद वो स्लो लर्नर ऑल्सो बिकम द फास्ट लर्नर। तो वी रेज द टॉपिक फॉर स्टूडेंट्स धीरे धीरे, और एक पॉइंट आने के बाद जब चैप्टर कंप्लीट होने वाला होता है, स्टूडेंट्स पारंगत हो जाते हैं उस चैप्टर के अंदर। यही हमारी अप्रोच है पढ़ाने की। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, आपको समझ आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चीजें समझ में आएंगी तो आपको दिमाग पर बोझ भी नहीं रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा व्हाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। चलिए एक और क्वेश्चंस। अच्छा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार यूं कहेंगे कि यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ, मान लो 3.1 into 10 to the power 4 AMU of P4। एटॉमिक वेट दिया हुआ है, एटॉमिक वेट ऑफ P4 या P दिया हुआ है, एटॉमिक वेट फास्फोरस का 31 AMU। फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 molecules। Second, number of P4 molecules। मार्कर दूसरा ले लेते हैं, P4 molecules। and third, number of P atoms। ध्यान से देखना, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है जो क्वेश्चन मैंने लिया है। आपको कहा गया है कि यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ 3.1 into 10 to the power 4 AMU ऑफ P4। AMU इज द मेजर ऑफ मास। हालांकि AMU बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो P4 है और P का एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो जरा सॉल्व करो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 मॉलिक्यूल्स, तो मोल्स ऑफ P4 फास्फोरस के मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना 3.1 into 10 to the power 4, ये AMU में है। तो पहले आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लो और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लो। पहले मैं एक काम करता हूं, ऐसे करके करते हैं क्वेश्चन को, ऐसे मत करो आप। मैं एक स्टेप खा रहा था, अब नहीं खाऊंगा, पूरी बात बताता हूं। आपको पता है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो एक तरीके से यूं भी कह सकते हैं कि 4 into 31, सिंस यूनिटरी मेथड, 4 into 31 AMU is equivalent to 1 P4 मॉलिक्यूल। आ रही है बात समझ में? 31 AMU P का एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है, तो P4 का कितना हुआ 4 into 31 AMU इज इक्वल टू 1 P4 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब यह हुआ
कि 3.1 इंटू 10 टू द पावर 4 AMU इज इक्वल टू 1/4 इंटू 31 इंटू कितना लेना था वो 3.1 इंटू 10 टू द पावर 4। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया 0.1 10 टू द पावर 3000/250 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स हैं। कैलकुलेशंस एक बार आप भी चेक कर लिया करो, हो सकता है मेरे से गड़बड़ हो जाए कैलकुलेशंस में। तो 4 इंटू 31 AMU इज इक्वल टू द 1p4 मॉलिक्यूल। ये 1p4 मॉलिक्यूल का मास हुआ। तो 3.1 इन 10 टू द पावर 4 AMU सैंपल दिया हुआ है, उसमें हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर 250 मॉलिक्यूल्स आर देयर। अब 250 मॉलिक्यूल्स हैं तो मोल्स ऑफ P4 कितना हुआ 250 नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यही आंसर है मोल, दैट्स इट, यही आंसर है पहले पार्ट का। आ गया। तो ये बहुत ही छोटा सा सैंपल है, इट इज ए वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द सैंपल। कैलकुलेशन आप कर लेना फाइनली। ये तो पहला पार्ट हुआ, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। जरा सेकंड पार्ट पर आना। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि नंबर ऑफ P4 मॉलिक्यूल्स, जब मोल्स आ चुके हैं तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो तो मैंने फाइंड आउट कर ही लिए। आंसर कितना 250 P4 मॉलिक्यूल्स। यू गॉट इट, वो तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया था वहां पर। एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड वन। थर्ड वन पर आओ। हमसे क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ P एटम्स। तो नंबर ऑफ P एटम्स, लुक गाइज P एटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो 250 तो P4 मॉलिक्यूल है और एक P4 में कितना P छुपा बैठा है 4, कितना 1000 P एटम्स इन द गिवन सैंपल। एक आंसर ये हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर ये था 250 और नंबर ऑफ मोल्स होगा 250/Na। केयरफुली दो बार एक बार कर लेना नोटबुक में, समझ रहे हो बात को। तो लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये बहुत छोटे छोटे आसान क्वेश्चन हैं, करोगे तब आसान है। तो यू हैव टू सी केयरफुली, सो लाइक दैट यू सॉल्व। तो ये थे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। अभी और प्रैक्टिस कराते हैं, इसमें थ्योरी वेरी तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन ही है इस पूरे चैप्टर में। अब इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री मोल की कैलकुलेशंस कर रहे हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। मैं इसको अब रिमूव करके और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, इस बार ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करना, ये मैं बताऊंगा, आप लगातार सुनोगे। इसके बाद इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, फिर आपको वो अटेम्प्ट करना है कॉपी पेन पे। गॉट इट? चलो इस बार देखते जाओ लगातार। हाँ, मान लो क्वेश्चन मैं इस तरीके से बोल दूं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4.8 milligram of SO4 2- sulfate ion। क्या? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4.8 मिलीग्राम ऑफ SO4 2- सल्फेट आयन। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, अगला क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। पहला सल्फेट आयन ले लो, पहला मोल्स तो निकाल लो सल्फेट आयन के। इज इक्वल टू मास कितना सैंपल का 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में जो कन्वर्ट करना भूलना मत। अब ये मत कहना सर मिलीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया ना, IIT की तैयारी कर रहे हो। अब ये मत कहना ग्राम क्या होता है सर, लेंथ की यूनिट है या मास की ना। 9th 10th पास हो भी, वैसे 10th का रिजल्ट आया नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, बट ठीक है पास मान लेते हैं आपको। तो मास ऑफ द सैंपल अपॉन मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास? सल्फर, सल्फेट आयन देख लो जरा। सल्फर 32 + 4 × 16 कितना हो गया 96।
इलेक्ट्रॉन तो जोड़े नहीं जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। आ गया 96, तो 96 से डिवाइड कर दो। तो एक काम कर लो, इसको 448 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कर दो इसको। तो ये 8 दूनी 16, 2 बार कैंसिल आउट हो गया, 0.5, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम मोल। अब तो ये मोल बन गया ना, मोल। कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यहां पॉइंट हटा करके 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कर लिया, 2 बार 0.5, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आएगा ना यहां। बिल्कुल, कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना। तो इस तरीके से ये सैंपल आ गया हमारे पास। गॉट इट। अब जरा सल्फेट आयन को चेक कर लो। सल्फेट आयन में सल्फर ऐसा होता है 1632, ऑक्सीजन 816। तो जरा देखना, हमें इलेक्ट्रॉन ही बताने हैं, तो इलेक्ट्रॉन जरा गिनवाओ तो। कितना? 16 प्लस कितना? 4 इंटू 8 प्लस, भूलना मत ये 2 इलेक्ट्रॉन भी तो आए हैं। जैसे सोडियम आयन लिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में तो Na प्लस लिया था, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, जब भी तो कैटायन बना। अब ये एनायन बना है, तो एनायन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इज +2। सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी व्हाट? 8 चौक 32 और 16 48 और 50, 50 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन, बस यही आंसर ही है। इन द गिवन सैंपल इज व्हाट? 1 मोल सल्फेट आयन में हाउ मेनी मोल्स? 50 मोल्स। बट हाउ मेनी मोल्स सैंपल इज देयर विद अस? दिस मच, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सो दीज मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। ये समझ गया ना मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? यूनिटरी मेथड, चूंकि मेथड मतलब 1 मोल सल्फेट आयन में 50 मोल इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल में हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर? सो लाइक दैट यू विल से। तो कितना आ गया? 25 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट, यही आंसर है। कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर लेंगे। 25 2.5 10 टू द पावर माइनस 2 और घटा दो 3, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन काउंटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब आपने साथ में ये भी सीख लिया एटॉमिक नंबर, मास नंबर। और मैंने फिर बोल रहा हूँ, इस लेक्चर को हम बस यहीं एंड कर रहे हैं। अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे की बात करेंगे। बट स्टूडेंट्स को आइडिया भी लग गया होगा कि उनको भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो NCERT 11th क्लास की, उसमें एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स के कुछ दिए हुए होंगे। पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स के पास होती है, हालांकि पीरियोडिक टेबल हमारा एक अलग चैप्टर है, बट पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स अपने पास जरूर रखें। 10, 15, 20 रुपए वाली पीरियोडिक टेबल ले लें और जहाँ पर आप सोते हैं ऐसे करके वहाँ टेबल दीवार पर टांग लें। निकलते बढ़ते जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स से वैसे ही याद हो जाएंगे, और किसी किसी एलिमेंट से तो मोहब्बत भी हो जाएगी आपको। सिलिकॉन बार बार यही दिखता है, हाइड्रोजन अच्छा नहीं है। सो लाइक दैट ऑल्सो समटाइम्स वो मेरे साथ होता है। मैं भी तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो और बच्चों में भी होता होगा। सो लाइक दैट आप धीरे धीरे याद करेंगे। ग्रोइंग अप इज ए स्लो प्रोसेस और कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते जाएं। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ।